नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आप इस चैनल पे पहले लाइव स्ट्रीम में मैथमेटिक्स क्लास का हमारा चल रहा था, क्लास 10th के लिए, और अब उसी चीज़ को हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें चलता रहेगा। मैंने कहा था, एक शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने अनाउंसमेंट भी किया था चैनल पे। तो आप इस चीज़ को हमें देख रहे हैं। हमें पढ़ना था अगला चैप्टर क्लास 10th का मैथ का, पॉलिनोमियल पढ़ना था, बहुपद जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसको अभी समझते हैं कि क्या कहता है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स यानी कि जिसमें बहुत सारा पद होगा, बहुत सारा टर्म होगा। तो उसको समझने के लिए हमें उस डेफिनेशंस को बाद में समझेंगे, पहले हमें समझ के चलना पड़ेगा कि यदि कोई भी 2x + 3 लिखा हुआ है तो इसमें कितना टर्म हो गया? इसमें 2 टर्म हो गया। टर्म 1, ये एक हमारा टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया। कभी भी टर्म का बंटवारा आप किस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, आपको देना होगा प्लस और माइनस के साइन पे। यदि आपको यहाँ पर 2x - 3 लिखा रहता तब पर भी 2 टर्म होता। 2x का मतलब होता है 2 × x। कभी भी ये 2 टर्म नहीं हो सकता है, ये दोनों मिलाकर के एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, अन्यथा गलती ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग को समझना होगा यहाँ पर इसका नाम पॉलिनोमियल्स क्यों पड़ा। जिसकी पावर 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री, पहले इसको समझते हैं डिग्री होता क्या है। तो कहता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है किसमें, इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। यानी कहता है कि मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल px है, उस पे x की वैल्यू सबसे हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो वो क्या होगा, इसके साथ यहाँ पर क्या है 1 है, तो सबसे हाईएस्ट जो डिग्री जो पावर होगा उसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब उसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से इसका डिसाइड किया गया कि ये कहलाएगा जिस पे की पावर सबसे हाईएस्ट 1 होगी, यानी ax के साथ में क्या है 1 है पावर, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर होगा। लीनियर होगा। x की पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 होगा तो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 हो जाएगा तो क्यूबिक हो जाएगा। अभी आपको यही पढ़ना है क्लास 10th के अंदर में, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं चलेंगे। वैसे आप रेफरेंस के हिसाब से चलिएगा तो आपको बहुत आगे बहुत कुछ पढ़ाया गया है, पर अभी हम लोग बेसिक बोर्ड लेवल के हिसाब से एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए होंगे, और इसका फॉर्मेट कहता है कि पॉलिनोमियल्स का कि px = ax² प्लस में bx प्लस में c = 0 आना चाहिए। देन यानी वो कहता है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल कंठस्थ याद रखिएगा। चलिए आगे हम करते हैं कुछ और। अच्छा, किसी पॉलिनोमियल्स में आपको कुछ चीज़ें मैं बताते चलूँ। 2x प्लस यदि 2x² प्लस में 3x + 2 लिखा हुआ है तो ये हमारा कहलाता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणज, यानी जो इससे गुना हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इज मल्टीप्लाइड विथ x², यानी कि x² का कॉफिशिएंट कौन है, तो 2 है। ठीक है, उस तरीके से x का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है। लेकिन जो सिंगल नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जो ये ABCD जो होता है, XYZ जो भी कुछ होता है आपका, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये और चाहे ये हो, इन सबको वेरिएबल कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, टर्म का बंटवारा बता चुका था कि प्लस और माइनस के आधार पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगला टॉपिक आपको मिलेगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो? जीरो की वैल्यू क्या होती है? कहता है कि कोई भी यदि पॉलिनोमियल्स आपने लिया है और उस पॉलिनोमियल्स का px, आपने कोई भी पॉलिनोमियल px लिया, px मैं ले लेता हूँ, एक एग्जांपल हमारे पास में है, आपके बुक से ही करा रहा हूँ एनसीईआरटी से, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। ठीक है, किधर गया? कहता है कि एक कोई पॉलिनोमियल्स है, उसका है कि x² - 3x - 4, और इसमें कहता है कि जो इसका p = P4, यानी कि x की जगह पे यदि 4 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और उसी तरीके से x की जगह पे यदि हम क्या रख दे रहे हैं,
माइनस का 1 रख दे रहे हैं तो भी वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए हमारा 4 और माइनस का 1 ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है, इस पॉलिनोमियल का जीरो यही है, ठीक है। और आगे आपको जीरो ही निकालना। अच्छा, क्लास 9th में जो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको ये पता होगा बात कि जीरोज कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा एक चीज़ और भी समझ के चलना होगा कि कुछ आपको ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। आप लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व किए होंगे क्लास 9th के अंदर में, तो आपको ग्राफ सॉल्व करने के लिए मिला होगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल्स है उसको मैं करा के दिखाता हूँ। इस तरीके का आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया होगा कि यदि कोई इक्वेशन है अपने पास कोई भी इक्वेशन एक है और जिसको ज्योमेट्रिकली दिखाना हो। टॉपिक है अपना 2.2 और 2.2 में आपको दिखाया गया है कि यदि अपने पास कोई ऐसा है इक्वेशंस की x इज इक्वल टू 9th से ही लिया गया है, ठीक है ना। वैसे तो आपको इस तरीके से टेबल बना के दिया हुआ है कि x ये रहे और y हमने रख दिया 2x + 3, ठीक है। तो रिजल्ट इस तरीके से टेबल बनाया गया है। अब इसको समझिए, कहता है कि यदि x की वैल्यू इसमें -2 रखा है हमने तो यहाँ पर आया है -1, एक रखा है हमने वैल्यू 2 तो आया है 7। अच्छा, ये कैसे आया है इसको समझना होगा, मैं समझा देता हूँ अभी आपको। यदि x की वैल्यू यहाँ पर एक वैल्यू नहीं रखा गया है, ठीक है ना, एक वैल्यू नहीं रखा गया है, आपको इस चीज़ को समझते हैं। यदि x कहता है कि x लिख दिया हमने कितना, x इज इक्वल टू -2, किस में, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 था। x की वैल्यू हमने डाला 2 इंटू -2 प्लस में 3, हमारे पास कितना आ गया ये 2 2 ज़ा 4 यानी -4 प्लस में 3, कितना बच जाएगा अपने पास में, -1 बचेगा। देखो y की वैल्यू में -1 आ रहा है। उसी तरीके से इसको भी किया गया है, ठीक है ना। तो आप करके खुद चेक करिएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा, इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है और इसी प्रकार से आपको बहुत सारे ग्राफ दिखाए गए हैं। एनसीईआरटी का बुक एक बार स्टडी जरूर करिएगा। एक ग्राफ के माध्यम से इस तरीके से दिखाया गया है कि इसका जो वैल्यूएशंस आता है, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। अच्छा, इसको पॉजिटिव वाले को x से दिखाते हैं, नेगेटिव वाले को x डैश से दिखा देते हैं, ठीक है। उस तरीके से पॉजिटिव वाले को y से और नेगेटिव वाले को y डैश से दिखा देते हैं। हमारा ग्राफ जो दिख रहा है, पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है, -2 का और -1 का। -2 और -1 कहाँ पे दिखाओगे आप भाई, तो -2 और -1 दिखाएंगे हम, -2 यहाँ रहा और -1 यहाँ रहा। तो ये रहा हमारा माइनस, ऐसे लिखाएंगे, पहले लिखाते हैं x, फिर लिखा जाता है y। तो -2 और -1, ठीक है। आपने लगम कि -2 रखने पर -1 आ रहा है y, तो इस पॉइंट को आपने दिखा दिया। अब दूसरा चीज अपने क्या आ रहा है कि 2 रख रहे हैं तो 7 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो 2 कहाँ है अपने पास, 2 x पे रखना है आपको, 2 ये रहा और 4, अब इसको 5 6 और 7, ठीक है। तो 2 रख रहे हैं तो आपका इसके सीधा मिले करके यहाँ से मिला लीजिए और ये आ रहा है, तो ये 2 और 7 का हो गया। इस तरीके से अभी इसमें और भी बनेगा, बट मैं एक ही चीज़ बना करके आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अभी इससे पूछा जा रहा है कि ये ग्राफ क्या कर रहा है कि 0-3 पे यहाँ पे कट रहा है, 0-3 पे कट रहा है और y एक्सिस को 0-3 पे काट रहा है और x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, -1 पे काट रहा है, यानी कि -1 और 0 पे काट रहा है, यही बात है ना। तो लेकिन बुक के हिसाब से मेरा लाइन टेढ़ा है, तो बुक के हिसाब से कहना है कि ये 3/-2 को काट रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपने हिसाब से भी चलेंगे और हम कहेंगे कि -1 से मतलब कि 0 और 1 के बीच में गुजर रहा है ये, ठीक है। चलिए, अब ये सारी चीज़ें और उसके बाद आपको एक शेप मिलेगा, उसको समझना होगा। ये एक दूसरा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन तो हटा दीजिए। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको साइन मिलेगा। यदि साइन कहता है कि इफ एनी साइन एट ग्राफ
इज अपवर्ड कर्व और डाउनवर्ड कर्व। देन इज said to be पैराबोला। यदि कहता है कि ग्राफ पे आपको इस तरीके का कर्व या इस तरीके का कर्व, यानी मतलब कि ये ग्राफ यदि आपका है, आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, मैं भी दिखाता हूँ। अभी ये वाला रफ करते हैं, इस ग्राफ को हटाते हैं। यदि ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है और आपका इस तरीके से कर्व बन रहा है, या किसी ग्राफ में आपका इस तरीके से कर्व बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, और ये बोलो कैसे कर्व बनेगा, तो ये कर्व बनता है हमारा इन्हीं इक्वेशंस का उपयोग करके ही कर्व बनता है हमारा। ठीक है, तो अभी हम लोग जीरोज के बारे में समझेंगे और कि जीरोज निकालते कैसे हैं, जीरो को वेरीफाई करते कैसे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, आप लोग उन चीज़ों को समझिएगा। आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने ये चुना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल्स है और इस पॉलिनोमियल के क्या करना है, हमें जीरोज निकालना है। तो इसका मैं पहले लिख देता हूं, आंसर कितना होना चाहिए हमारा x प्लस 2 और x प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम लोग निकाल के वेरीफाई करेंगे। कैसे, तो पहले आपको मिड टर्म स्प्लिट मेथड आपने सीखा होगा। मिड टर्म स्प्लिट मेथड 9th क्लास में सिखाया गया होगा, नहीं सीखे हैं तो फिर से समझ लीजिए क्या होता है। इसमें इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 और 1 को तो आएगा 10। इसको जब डिवाइड करोगे मतलब कि फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज, तो क्या करोगे, गुणनखंड विधि लगाओगे तो 2 पचे 10, 5 एकम 5, यानी कि 2 और 5 गुना 1 आ रहा है। यही पेयर अब इसको बनाना है। तो इसमें नियम ये होता है कि आप ऐसा पेयर बनाइए कि जोड़िए घटाइए तो मिड टर्म आ जाए। ठीक है, और गुणा करिए तो आप जो इसको गुणा करके लेके जितना आए थे उतना चीज आ जाना चाहिए, ऐसा पेयर बनाना चाहिए पड़ेगा आपको। तो 5 गुना 1 कर लेंगे और 2 को इधर छोड़ देंगे, यानी कि 2 और 5 का हम पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, तो प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो इसके आधार पे हम लोग इसको कर लेंगे, 2 और 5 का पेयर बनाएंगे तो 7 आने वाला है। इसको समझिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में से x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2, और इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। प्लस का साइन था, प्लस लगा दिए तो ये 5 कॉमन किया तो ये x बच गया, और ये 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों एक जैसा हो गया, तो हमें निकला x प्लस 2 निकल गया, और ये हमारा हो गया x प्लस 5। ठीक है, तो एक हमारा हो जाता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 2 का कोफिशिएंट हमारा, ये 2 हमारा जीरोज निकल गया, और इन दोनों जीरोज का हम नाम यहाँ पे देंगे, क्लास 10th से आपको शुरू होता है, इसका नाम पड़ता है अल्फा इज इक्वल टू -2, यानी एक जीरोज का नाम अल्फा पड़ गया और दूसरे जीरोज का नाम बीटा पड़ जाता है, जिसका नाम है -5। अल्फा और बीटा, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, इसको मिटाओ, कि अल्फा प्लस बीटा करने पर आता है, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, -b/a। -b क्या होता है, और ये b किसकी बात हो रही है, तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ax² प्लस में bx प्लस का c। ठीक है, ये c जो है इधर का है, तो ये जो है हमारा फॉर्मेट है इसके लिए, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स पहले भी लिखा था मैंने कि इस फॉर्मेट पे चलता है, ax² प्लस bx प्लस c पे। तो आपका यानी अल्फा यानी जीरोज को प्लस करने पे आपको माइनस में b और a मिलने वाला है, और अल्फा इंटू बीटा कर देने पे आपको c/a
ए मिलने वाला है। ठीक है, इस फार्मूला को आप सेव कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर में। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए, और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनता है। ठीक है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए अल्फा और प्लस में बीटा करते हैं। क्या करना है, -2 प्लस में माइनस का 5, -2 प्लस में माइनस का 5, क्या आ गया हमारे पास में, क्या हो गया, दोनों निगेटिव निगेटिव है तो हम कर देंगे ना पॉजिटिव, माइनस में 7। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे लिख देंगे 1। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, -b/a, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 7, और a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ध्यान से देख लीजिए, b इज इक्वल टू 7 है, b 7 के बराबर में है, और a इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना होगा दूसरा टर्म, अल्फा इंटू बीटा वाला। ठीक है, ये कौन सा था, अल्फा प्लस बीटा वाला था, जिसका -b/a आना था। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आना है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास, -2 इंटू माइनस का 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 5 2 जा 10, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में प्लस का 10, नीचे क्या आ गया 1, क्या आना चाहिए था c/1, c कितना है, c देखिए 10 है, तो c आ गया हमारे पास में 10 और a आ गया 1। वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अब इस चैप्टर में हम लोग का जो क्यूबिक बच रहा है, और बच रहा है हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना, डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस करना, तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वाड्रेटिक को, और देखते रहिए मेरे अगले वीडियोज़ को। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय माता दी, जय मां सरस्वती।